तो हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जिनका फेज नहीं हुआ है ग्रुप डी का, वो अपने तैयारी में लगे हुए रहिए और रेगुलर सेट प्रैक्टिस निश्चित कीजिए। आने वाला क्वेश्चन का कुछ अनुभूति जरूर होगा और अभी जो वर्तमान फेजेज में, वर्तमान शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो पूछ चुका है, उस क्वेश्चन को देखने का निश्चित प्रयास कीजिए। टाइम निकाल के उस क्वेश्चन को देखिए। जिनका फेजेज अभी नहीं हुआ है वो जरूर उसको रिपीट कीजिए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन निश्चित आएगा। तो आप उसको हर शिफ्ट के क्वेश्चन को आप देख के जाइए, तभी आपका बेहतर तैयारी वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में कहा जा सकता है और आप कॉन्फिडेंट होंगे। इसके साथ साथ आप सेट प्रैक्टिस निश्चित तौर पर फुल सेट ग्रुप डी का करिए। इसके अलावा जो भी साधन मिलता है जीके जीएस के लिए या मैथ रीजनिंग के लिए, वो निश्चित तौर पर अपना रेगुलरिटी को बनाए रखिए और इसी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने से आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का देखते हैं 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का डिस्कशन, जो कि 50 क्वेश्चन का है और ये डेली टेस्ट सीरीज है। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बीएसएससी का हो, बिहार दरोगा को हो, बिहार पुलिस का हो, जीडी का एग्जाम आगामी है आने वाला। तो इसके अलावा अभी ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो ये थर्ड शिफ्ट से टेस्ट आज का है। तो इस टेस्ट को एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए, स्किप करके वीडियो को ना देखिए। ये ज़्यादा से जितना आप अच्छे तरीका से इसको देखिएगा, खुद से भी इसका डिस्कशन करने का कोशिश कीजिए, निश्चित तौर पर आप एक अच्छे लेवल पर हो सकिएगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। अपना मोटो हमारी परिस्थिति हमारा मोटिवेशन है। इससे बड़ा मोटिवेटर और कोई नहीं हो सकता है। यानी खुद की परिस्थिति जानो और अपना मोटिवेटर खुद बनो। कोई किसी का मोटिवेटर नहीं होता, तब तक कोई किसी का बात नहीं मान सकता, तब तक जब तक कि आप खुद अपनी परिस्थिति को ना समझते हो। इसी के साथ हम अपने टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? क्लियर है? कार्य का मात्रक क्या होता है देख लेते हैं। कार्य यानी वर्क। कार्य कहते किसको है? तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाए, कोई वस्तु पर बल लगाए और इस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करने में उसी दिशा में सफल हो पाए जिस दिशा में हम बल लगाए, तो मेरे द्वारा किया गया यह कार्य कहलाएगा। यानी हम कार्य बराबर बल गुने विस्थापन कह सकते हैं। क्लियर? कार्य बराबर बल गुने विस्थापन कह सकते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर? कार्य बराबर बल गुने विस्थापन हम लोग कह सकते हैं। तो देख लेते हैं, इसके अलावा कार्य जो होता है वह एक अदिश राशि होता है। कार्य एक अदिश राशि होता है। और एक बात और ध्यान रखिए कि बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है, तो दोनों सदिश राशियों का गुणनफल जो होता है वह एक अदिश राशि होता है और वह होता है कार्य। क्लियर? कार्य की इकाई जो होता है वह जूल होता है। इकाई को जूल के तौर पर देखा जाता है। इकाई इसका जूल होता है। यह जूल जो है वह जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर इसका नाम जूल रखा गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर अब इसमें देखेंगे, कार्य बराबर तो बल गुने विस्थापन देख लीजिए, लेकिन एक और सूत्र होता है W बराबर F इंटू एस। क्लियर? F इंटू एस, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, इंटू कॉस थीटा होता है। अब अगर इस कॉस थीटा यानी थीटा का मान अगर 0 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि कार्य महत्तम होगा, अधिकतम कार्य होगा। क्लियर? क्योंकि 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, तो महत्तम होता है। अगर थीटा का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब है कि कार्य जो होगा वह 0 होगा, क्योंकि 90 डिग्री, थीटा के 90 डिग्री का मान 0 होता है। यानी कार्य 0 कब होगा? जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा और थीटा का मान अगर 0 डिग्री होगा तो कार्य महत्तम होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष जो होता है ना,
वो दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अब देखेंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 टू द पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। क्लियर? इसी को मीटर में अगर बदलेंगे तो 15 मीटर के बराबर होता है। कोई दिक्कत? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, जो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, और मीटर में इसी को लिखेंगे तो 15 मीटर होता है। आगे एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और यह आवेश प्रवाह की दर को कहा जाता है। विद्युत धारा जो होता है वह आवेश प्रवाह को कहा जाता है, यानी दो तार का एक तार के दो छोरों के बीच ये जो धारा प्रवाहित होता है उसी को आवेश प्रवाह कहा जाता है, और वही धारा कहलाता है। और यह धारा, विद्युत धारा जो होता है वह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ये विद्युत धारा जो होता है वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। क्लियर है? यह विद्युत धारा जो होता है वह एक अदिश राशि होता है। अदिश राशि होता है। अब आप लोग परिभाषा जानते होंगे अदिश राशि का। अदिश राशि का मतलब इसमें दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। लेकिन यह विद्युत धारा जो होता है इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परिमाण प्लस दिशा दोनों होता है, फिर भी यह अदिश राशि होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा वह कौन सा क्वांटिटी है जो परिमाण और दिशा रखते हुए भी अदिश राशि है, वह हो जाएगा विद्युत धारा होता है। क्लियर? अब यह एम्पियर जो होता है, यह एम्पियर जो होता है इसको कब कहेंगे एम्पियर, तो अगर तारों के बीच एक तार है, एक छोर इधर है और एक छोर इधर है, इन तारों के बीच अगर बल अगर 2 गुने 10 पर पावर -7 न्यूटन का लग रहा होता है, तब इसे ही हम 1 एम्पियर कहते हैं। क्लियर? जब तारों के बीच बल 2 गुने 10 पर पावर -7 न्यूटन होता है तो इसे 1 एम्पियर के तौर पर देखा जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक इसमें से कौन सा नहीं होता? अभी पढ़े, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं बल्कि दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। आगे पार्सेक किसकी इकाई होती है, तो पार्सेक जो होता है वह लंबी दूरी का, पार्सेक जो होता है वह लंबी दूरी का मात्रक होता है। और एक पार्सेक बराबर अगर ध्यान रखेंगे, एक पार्सेक बराबर ध्यान रखेंगे तो कहेंगे 3 दूना 6 यानी 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है, यानी 3 दूना 6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इसी को अगर मीटर में लिखना चाहें तो मीटर में लिखेंगे 3.08 गुने 10 टू द पावर 16 मीटर। अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो 13 किलोमीटर पावर हो जाएगा 10 पर। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है, तो डेसिबल जो होता है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई को डेसिबल कहा जाता है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालकों के द्वारा दूरी की इकाई को होता है। लेकिन सेल्सियस जो ये देख रहे हैं, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। सेल्सियस तो कहेंगे कि यह ऊष्मा की इकाई जो है वह क्या होता है, तो ऊष्मा की इकाई को जूल कहा जाता है। इकाई क्या होता है? जूल होता है। ऊष्मा की इकाई जूल होता है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है। क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है। यह शब्द किसने कहा था? जूल। जूल नामक विद्वान ने यह बात कहा था। क्लियर बात है?
जूल नामक विद्वान ने यह बात कहा था। पूरा नाम क्या था जूल का? जेम्स प्रेस्कॉट जूल। क्लियर। अब देखेंगे इसी के बारे में, ऊष्मा के बारे में ही। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। एसआई में अगर देखेंगे एसआई मात्रक तो कहिएगा जूल। लेकिन अगर आपसे पूछेगा सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक में इसकी इकाई कैलोरी होती है। इसकी इकाई कैलोरी होती है। क्लियर है। अब देखेंगे ऊष्मा के बाद में थोड़ी सी बात और। यह ऊर्जा का एक रूप होता है जिसे कार्य में आसानी से बदला जा सकता है, और इस बात को सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? रमफोर्ड। रमफोर्ड ने सिद्ध किया था कि ऊष्मा जो होता है वह एक ऊर्जा होता है और इसे कार्य में बदला जा सकता है। क्लियर। रमफोर्ड ने पहली बार प्रमाणित किया था। बाद में डेवी ने बर्फ के दो टुकड़े को, बाद में डेवी नामक विद्वान ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर उसे पिघला दिया। अब पिघलेगा बर्फ क्यों? जब उसमें ऊष्मा प्राप्त होगा। अब ऊष्मा प्राप्त होगा तो बर्फ पिघल जाएगा। बाद में डेवी नामक विद्वान ने यह सिद्ध किया था कि यह बिल्कुल ही ऊर्जा जो है वह ऊष्मा का रूप होता है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। कार्य क्या हुआ कि बर्फ पिघल गया आसानी से, तो किया गया कार्य हो गया। अतः इस बात को पुख्ता रूप से जानकारी डेवी ने दे दिया। आगे है असम राइफल्स की स्थापना कब किया गया था, यानी स्थापना दिवस पूछा है। स्थापना दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है असम राइफल्स का। इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो 24 मार्च 1835 ईस्वी को असम राइफल्स की स्थापना हुई थी। लेकिन पहले इसे असम राइफल्स को कछार नेवी कहा जाता था। कछार नेवी के नाम से इसे जाना जाता था। सॉरी, लेवी। कछार लेवी के नाम से इसे जाना जाता है। और देश का सबसे पुराना, यह देश का सबसे पुराना बल है, सबसे पुराना बल है। और देखेंगे तो यह पहले जिस समय इसकी स्थापना हुई थी 1835 ईस्वी में, उस समय कछार लेवी के नाम से यह जाना जाता था। लेकिन बाद में असम राइफल्स के नाम से इसे कब जाना जाने लगा? तो सन 1971 ईस्वी से इसे असम राइफल्स के नाम से जाना जाने लगा। अगर इसकी मुख्यालय की हम बात करें तो वह है शिलोंग, मेघालय में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, इसका मुख्यालय शिलोंग में है। और इस असम राइफल्स की अन्य नाम की बात करें तो प्यार से इसे पूर्वोत्तर की प्रहरी, पूर्वोत्तर की प्रहरी, पूर्वोत्तर की प्रहरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी नाम से जाना जाता है, जैसे पर्वतीय लोगों का मित्र, पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है इसे। क्लियर। तो यह पूर्वोत्तर की प्रहरी या पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है असम राइफल्स को। आगे है क्यूरी किसकी इकाई का नाम होता है? तो रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता की इकाई को क्यूरी के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। रेडियो सक्रिय पदार्थ का अगर देखा जाए विखंडन होना, रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन होना रेडियो सक्रियता के नाम से जाना जाता है, जिसकी खोज क्यूरी नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। क्लियर। मैडम क्यूरी, रेडियो सक्रिय तत्व की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। लेकिन रेडियो एक्टिव धर्मिता यानी रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल, हेनरी बैकुरल नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। रेडियो सक्रियता की खोज कब किया गया था? 1896 ईस्वी में रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया था, जिसकी इकाई क्यूरी होती है। रेडियो सक्रिय तत्व की खोज कौन किया? रेडियो सक्रिय तत्व की खोज कौन किया? मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। क्लियर। आगे एक ही प्रकार का परमाणु
किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक जो भी तत्व होते हैं एक ही प्रकार का परमाणु इसमें पाया जाता है। क्लियर? अब देखेंगे प्राकृतिक तत्व में वर्तमान समय में कुल तत्वों की संख्या कितना है? कुल तत्व की संख्या कितना है? 118 118 पीरियोडिक टेबल में कुल तत्वों की संख्या है, जिसमें प्राकृतिक तत्व जो प्राकृतिक रूप से धरातल पर पाया जाता है, प्राकृतिक तत्व जो है वह 94 है और कृत्रिम तत्व जो है वह 24 गो कृत्रिम तत्व के रूप में जाना जाता है। पहला 94 प्राकृतिक और फिर 24 तत्व को कृत्रिम तत्व के रूप में जाना जाता है। जो क्लियर? आगे है कैंडेला किसका मात्रक होता है? तो कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अब देखेंगे ज्योति तीव्रता या जो कैंडेला है, कैंडेला किसको कहते हैं? ये कैंडेला है। कैंडेला की परिभाषा क्या होता है? तो किसी निश्चित दिशा में, कोई भी निश्चित दिशा में प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाएगी जब यह स्रोत उस दिशा में, जब यह स्रोत उसी दिशा में, क्लियर, 540 गुने 10 पर पावर 12 हर्ट्ज का एक वर्णी प्रकाश अगर उत्सर्जित करेगा तो उसे ही कैंडेला के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। क्लियर है? एक वर्णी प्रकाश को उत्सर्जित करेगा तो ज्योति तीव्रता कहलाएगा और उसका मात्रक कैंडेला होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, ल्यूमेन होता है। आगे है जूल किसकी इकाई होती है? तो ऊर्जा की इकाई को जूल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब यह ऊर्जा जो होता है वो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है और ऊर्जा एक अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि होता है। क्लियर है? और इसका एसआई मात्रक की अगर बात करें, एसआई मात्रक की बात करें तो जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगर ऊर्जा की बात करें तो यह ऊर्जा दो प्रकार का होता है। एक होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होता है जिसे के ई के द्वारा सूचित किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा जिसे पोटेंशियल एनर्जी होता है और पी से सूचित किया जाता है। गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv², इसका फॉर्मूला, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh के रूप में दर्शाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहने का मतलब है एसआई पद्धति, मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, इसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू हुआ था 1960 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। यह एमकेएस प्रणाली के स्थान पर आया था। किसका स्थान लिया? एमकेएस प्रणाली का यह स्थान ग्रहण किया था। इसमें दूरी का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और टाइम का मात्रक, समय का मात्रक सेकेंड होता है। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। संवाद कौमुदी के संपादक इसमें से कौन थे? तो सबसे पहले देखेंगे संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी क्या था? तो यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी था, जिसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय को संवाद कौमुदी का संस्थापक या संपादक माना जाता है। क्लियर? और इसी पत्रिका के साथ इसका संपादन इन्होंने कब किया था? तो 1821 ईस्वी में किया था। इसी पत्रिका के संपादक होने के कारण भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक कहा जाता है। यही पत्रिका जो निकला था तभी से
राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ सन 1822 ईस्वी में एक और पत्रिका जारी किया था इन्होंने फारसी भाषा में। फारसी भाषा में कौन सा पत्र जारी किया था? तो वह पत्र जारी किया था मीरात उल अखबार। मीरात उल अखबार। इन दोनों पत्रिका जब प्रकाशित हुआ था तभी राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के संस्थापक के रूप में जाना गया था। क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे। निखिल बनर्जी क्या बजाते हैं? तो निखिल बनर्जी सितार बजाते हैं। सितार से देख लेंगे सितार वादक में कौन कौन शामिल किए जाते हैं। पंडित रविशंकर, याद रखेंगे, पंडित रविशंकर। क्लियर? उसके बाद याद रखेंगे उमा शंकर मिश्र, दोनों शंकर शंकर, उमा शंकर मिश्र दोनों है, पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र। बुधादित्य मुखर्जी, बुधादित्य मुखर्जी। इसके अलावा विलायत खां, बंदे हसन, विलायत खां, बंदे हसन, ये सभी सितार वादक हैं। जबकि तबला वादक से भी एक दो याद रख लेंगे। तबला वादक से कौन है? जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, लतीफ खां, फैयाज खां, गुदई महाराज, ये सभी तबला वादक से हैं। बांसुरी वादक के अंतर्गत हरिप्रसाद चौरसिया है, पन्नालाल घोष है, बी कुंजमणि है, राजेंद्र प्रसन्ना है और राजेंद्र कुलकर्णी है। क्लियर? और वायलिन वादक में याद रखेंगे सबसे प्रसिद्ध कुन्ना कुड़ी वैद्यनाथन, कुन्ना कुड़ी वैद्यनाथन, एल सुब्रह्मण्यम, टी एन कृष्णन, एन राजन और संगीता राजन, ये सभी वायलिन वादक हैं। क्लियर? आगे पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर पृथ्वी के परत का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले आता है क्रस्ट। सबसे पहले क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब होता है भूपरपटी। अंग्रेजी हिंदी दोनों में टर्म याद रखेंगे। क्रस्ट हिंदी में भू परपटी। दूसरा होता है मेंटल, भू प्रवार। तीसरा होता है कोर, भू केंद्र। तीनों होता है। अब देखेंगे क्रस्ट, मेंटल और कोर। हालांकि पहले के विद्वानों के द्वारा इसे रासायनिक दृष्टिकोण से पृथ्वी की केंद्र को रासायनिक दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया था एडवर्ड स्वेस नामक विद्वान के द्वारा, जिसे सियाल, सीमा और नीफे कहा जाता था। सियाल, सीमा और नीफे। क्लियर? और सियाल को आप क्रस्ट से जोड़ सकते हैं, सीमा को आप मेंटल से जोड़ सकते हैं और नीफे को आप कोर से जोड़ सकते हैं। ऊपर में क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता मेंटल में होती है, निकेल और फेरस की अधिकता कोर में होती है। अब इसी से ऊपर से नीचे की ओर गहराई में जाएंगे हम लोग, पृथ्वी के सतह के नीचे गहराई में जाएंगे तो हम लोग को 5 प्रकार का रेखा मिलेगा जो क्रस्ट, मेंटल और कोर को अलग कर देने का काम करता है। क्रस्ट, मेंटल और कोर को अलग कर देने का काम करता है। वो कैसे कैसे याद रखेंगे? वो हम ऐसे याद रखेंगे कि क्रस्ट 2 भागों में बटा होता है। क्रस्ट 2 भागों में बटा होता है, जिसे अपर क्रस्ट और दूसरा लोअर क्रस्ट होता है। क्लियर? 2 भागों में बटा होता है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक रेखा पाया जाता है जो दोनों को आपस में अलग कर देता है। उसको कहते हैं कोनोरॉड। कोनोरॉड, असंबद्धता रेखा, असंबद्धता रेखा। क्लियर? जबकि क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला, क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला मोहो असंबद्धता रेखा होता है। इसके बीच मोहो असंबद्धता रेखा होता है।
क्लियर। अब यह मेंटल भी दो भागों में बटा होता है, एक होता है अपर मेंटल और दूसरा होता है लोअर मेंटल। क्लियर। अब अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो रेखा आपस में बांट देती है वह होता है रे पेटी, रे पेटी असंबद्धता रेखा। क्लियर। और मेंटल एवं कोर को अलग अलग भागों में बांट देती है वह होता है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा, गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा जो मेंटल और कोर को बांट देता है। कोर भी दो भागों में बटा हुआ होता है, एक अपर कोर और दूसरा लोअर कोर। क्लियर। अब अपर कोर और लोअर कोर के बीच में लेहमैन असंबद्धता रेखा होता है, लेहमैन असंबद्धता रेखा होता है। क्लियर। तो 5 प्रकार का रेखा हम लोग को पृथ्वी के क्रस्ट मेंटल कोर में नीचे की ओर जाएंगे। कभी कभी क्रम दे देता है कि जब पृथ्वी के ऊपर से नीचे कोर की ओर जाएंगे तो रेखा का क्रम सजाइए, कौन कौन रेखा मिलता है। तो याद रखने के लिए आप याद रखेंगे कोमो रेगुलर, कोमो रेगुलर। क्लियर। को से कोनो रॉड और मो से याद रखेंगे मोहो, रे से याद रखेंगे रे पेटी असंबद्धता रेखा, अगू से गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा और एक ला जो बच गया वह लेहमैन, लेहमैन असंबद्धता रेखा को शामिल किया जाता है। क्लियर है। 5 प्रकार का रेखा धरातल से नीचे की ओर हम लोग जाते हैं तो मिलता है। आगे चर्चा कर लेते हैं ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलकियां। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित पुस्तक होता है। क्लियर। इसके अलावा और याद रखेंगे हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज, हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज, कौन रहेगा, कौन रहेगा जब इंडिया ही नहीं रहेगा। तो हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसके द्वारा, जे.एल. नेहरू के द्वारा। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जे.एल. नेहरू के द्वारा। पिता का पत्र पुत्री के नाम जे.एल. नेहरू के द्वारा। क्लियर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जे.एल. नेहरू के द्वारा। आगे हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का संवहन करना। हीमोग्लोबिन को देख लेंगे तो हीमो का मतलब होता है हीमो और ग्लोबिन में बटा होता है, हीमो और ग्लोबिन में बटा हुआ होता है। हीमो का मतलब होता है रंजक यानी वर्णक यानी रंग। क्लियर। जबकि ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो दोनों मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो लौह यौगिक होता है, इसमें जो लौह यौगिक होता है, लौह यौगिक जो होता है वह होता है हीमेटीन, हीमेटीन होता है। और यह हीमेटीन जो होता है ना, लौह यौगिक जो होता है, वही ऑक्सीजन को वहन करने का काम करता है। क्लियर। प्रोटीन जो इसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है वह ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देने की क्षमता यह ग्लोबिन नामक प्रोटीन रखता है। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। सेशन को लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो जल्दी पहुंचे। और बार बार कहते हैं कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। निश्चित आगे आने वाला एग्जाम में बीएसएससी में खास करके बिहार दरोगा हो या चाहे तो बिहार पुलिस, सब में आपको फायदा करेगा ये क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन को निश्चित तौर पर खुद से भी डिस्कशन कर सकते हैं आप, अपने से भी जितना हो सकता है इसका डिस्कशन कर सकते हैं। आगे है सर्च लाइट या खोजी लैंप में उपयोगिता वाला दर्पण कौन सा होता है। तो सर्च लाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल, जिसको हम लोग टॉर्च कहते हैं, टॉर्च में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम लोग हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट में इसका इस्तेमाल करते हैं। ENT डॉक्टर के द्वारा,
इसी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो सर्च लाइट हो या खोजी लैंप हो या टॉर्च हो या हेडलाइट हो या ENT डॉक्टर के द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दाढ़ी बनाने के लिए बड़े फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर? उत्तल दर्पण क्या काम करता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? सोडियम परावर्तक लैंप में भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अब देख लेंगे थोड़ा सा अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी यानी कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर यानी अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा प्रतिबिंब बनता है एवं वस्तु के आकार में समान प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? वस्तु के समान प्रतिबिंब बनता है। आगे है पूर्व वैदिक काल का विस्तार कहां से कहां था? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के काल को पूर्व वैदिक काल कहा गया, जिसे ऋग वैदिक काल, ऋग्वेद की रचना किस काल में? पूर्व वैदिक काल में, इसलिए इसे ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऋग्वेद की रचना इसी काल में हुई थी। हालांकि इस काल में 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की रचना ऋग वैदिक काल में ही हुई थी या पूर्व वैदिक काल में हुई थी, जिनका कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के काल को कहा जाता है। जबकि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? इस उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद की रचना किया गया था। यही कारण है कि अथर्ववेद को वाद का वेद कहा जाता है। और इसे वेद त्रयी में कौन कौन? ऋग्वेद, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और सामवेद, इसको वेद त्रयी, 3 वेद है तो वेद त्रयी में शामिल किया था। वेद त्रयी में शामिल अथर्ववेद को नहीं किया था, क्योंकि इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, ऋग वैदिक काल में नहीं हुई थी। क्लियर? आगे चलते हैं। कौन अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा करता था? अलाउद्दीन खिलजी विस्तारवाद नीति वाला था। यह राज्य विस्तार की नीति पर विश्वास करता था और यह सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन उसके गुरु के कहने पर वह विस्तारवादी नीति को, साम्राज्यवादी नीति को त्याग दिया और खुद अपने आप को दूसरा सिकंदर के नाम से विभूषित किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का अगर कार्यकाल हम लोग देख लेते हैं तो इसका कार्यकाल रहा, जो दिल्ली सल्तनत पर राज किया, वह 1296 से लेकर 1306 ईस्वी, 10 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा था। बचपन के नाम की बात किया जाए, खूब इंपॉर्टेंट है। बचपन के नाम की बात किया जाए तो इसका नाम अली तथा गुरशास्प इसके बचपन का नाम था। यह ऐसा शासक था, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जो नियमित सेना बनाया। क्या बनाया? नियमित सेना, और सेना को नगद वेतन दिया और अस्थाई सेना की नींव रखी। नियमित सेना भी इन्होंने बनाया अस्थाई सेना के तहत, और यह सल्तनत काल का सबसे ज्यादा नियमित सेना इसी अलाउद्दीन खिलजी के पास रहा था। इन्होंने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का प्रचलन इन्होंने ही किया था। जो व्यापारी बेईमान था उसके शरीर से उतने ही मांस को काट लेता था जितना वह नाप तौल में बेईमानी किया था।
तो यह बड़ा सशक्त शासक हुआ दिल्ली सल्तनत का। भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का 1/2 कर दिया था, आधा कर दिया था भू राजस्व को। इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। सबसे पहले किसी भी वस्तु पर मूल्य को नियंत्रित करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी ही था। दैवीय अधिकार के सिद्धांत को लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी ही था। इसके अलावा जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और 1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर जानकारी लेना है, इसके शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी लेना है, तो तारीख ए फिरोज शाही में इसके शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, जिसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के समय 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किया था, कनिष्क के द्वारा। क्लियर? अब अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर तो शक संवत पर है, लेकिन इसके तहत साल का पहला महीना कौन सा है? तो पहला जो महीना हो जाएगा, पहला महीना चैत्र हो जाता है, और अंतिम महीना कौन हो जाता है? अंतिम महीना कौन हो जाएगा? फाल्गुन हो जाता है। क्लियर? अंतिम महीना फाल्गुन हो जाता है। अब देख, फागुन जिसको कहते हैं। अब देखेंगे कि लेकिन हमारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना की बात अगर करेंगे तो भारतीय संविधान में किस संवत की चर्चा किया गया है? तो विक्रम संवत की चर्चा किया गया। किस संवत की? विक्रम संवत। ध्यान देंगे क्वेश्चन में जब आपसे पूछेगा राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है तो शक संवत, लेकिन अगर भारतीय संविधान में किस संवत की चर्चा किया गया है? विक्रम संवत की चर्चा किया गया है। क्लियर? और इस विक्रम संवत की शुरुआत गुप्त वंशीय शासक विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा या विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। क्लियर? महमूद गजनी के साथ रहने वाले प्रमुख विद्वान कौन थे? अलबरूनी, उत्वी, फिरदौसी और फारूकी थे। ये सभी विद्वान महमूद गजनवी के साथ रहते थे। आगे मनुष्य के रेटिना की मनुष्य के नेत्र की रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मम्मलुक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। मम्मलुक वंश किसे कहा जाता है? गुलाम वंश को। मम्मलुक वंश, गुलाम वंश को मम्मलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। देखेंगे इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाया? इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। क्लियर? अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, यानी दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कहां थी? तो वह लाहौर थी। इसके अलावा पॉइंट याद रखेंगे कि कुतुब मीनार की नींव भी किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लाखों का दान देता था गरीबों को, इसलिए लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इसकी मृत्यु जो हो गई वह हो गई 1210 ईस्वी में। क्लियर? घोड़े से गिरते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। अतः क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन खेल कौन सा था? तो चौगान। क्या था? चौगान। यही चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की
मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर। आगे दूध एक क्या होता है? तो दूध एक प्राकृतिक इमल्सन का उदाहरण होता है, पायस का उदाहरण होता है। अब कहेंगे पायस क्या होता है? कहेंगे पायस क्या होता है? तो जब किसी कोलाइड में एक द्रव्य के सारे कण दूसरे द्रव्य के कण में प्रक्षेपित कर दिए जाएं। क्लियर? एक द्रव्य के सारे कण दूसरे द्रव्य में के कण में प्रक्षेपित किया जाए तो मिल तो जाएगा लेकिन घुल नहीं सकता है, आपस में घुल नहीं सकता है। ऐसे कोलायड को हम लोग पायस कहते हैं। ऐसे कोलाइडी विलयन को पायस के नाम से जाना जाता है। जैसे जब हम सर्फ डिटर्जेंट या साबुन हम कपड़ों में डालते हैं तो घुल तो उसमें मिल तो जाता है, कण आपस में क्या होता है? मिल जाता है, जिसके कारण से कपड़ा की सफाई हो जाती है। लेकिन क्या वह झाग जो उससे निकलता है क्या आपके कपड़ा में घुला हुआ रह जाता है? नहीं रहता। तो कभी भी घुल के नहीं रह सकता है, उसे ही पायस कहते हैं। तो डिटर्जेंट या साबुन जो होता है वो कृत्रिम पायस का उदाहरण होता है, जबकि दूध एक प्राकृतिक पायस का उदाहरण होता है। पेंट एक कृत्रिम पायस का उदाहरण होता है। आगे देखते हैं, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है। कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है भाई? तो कैल्शियम की मात्रा 54% होती है और फॉस्फेट की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। क्लियर? कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है? ऊर्जा जो होता है वो एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? क्लियर? अब देखेंगे राष्ट्रीय आय का आकलन जो होता है वह 3 विधि से होता है। राष्ट्रीय आय इसका आकलन जो होता है वह 3 विधि से होता है। कौन कौन विधि होता है? एक तो आय विधि होता है, आय विधि होता है। दूसरा होता है व्यय विधि और तीसरा होता है उत्पाद विधि। अब आय विधि में किसको किसको शामिल किया जाएगा? आप ही सोच के देख लीजिए। आय विधि में किसको किसको शामिल किया जा सकता है भाई? तो आय विधि में शामिल किया जा सकता है कि ब्याज, जो ब्याज से लाभ मिलता है आपका, तो ब्याज एक प्रकार का आय ही होता है। इसके अलावा लाभ, इसके अलावा किराया आय ही है। जो आय का साधन है किराया, इसके अलावा वेतन पेमेंट, यह सभी क्या है? आय होने वाला है। तो आय होता है ब्याज, लाभ, किराया और वेतन। तो राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय इन सभी को शामिल किया जा सकता है। क्लियर? उसको आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन कहा जाता है। व्यय विधि क्या होता है? तो व्यय जिसमें हम लोग व्यय करते हैं, जैसे खरीदारी, हम लोग किसी चीज को खरीदने के लिए क्या करते हैं? व्यय करते हैं। तो खरीदारी तथा अन्य व्यय, जिसमें हम लोग व्यय करते हैं वह व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन में शामिल कर लिया जाता है। और उत्पाद विधि किसको कहेंगे? तो वस्तु सेवा कर जो होता है, या कहेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, पूंजी की खपत, कच्चे माल की खपत, ये सभी में जब कटौती कर दिया जाता है तो उसके द्वारा निर्मित उत्पाद विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन कहलाता है। क्लियर? तो इसमें था आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया जाता? ब्याज को नहीं किया जाता है, लाभ को नहीं, ब्याज को किया जाता है, लाभ को किया जाता है, किराया को किया जाता है, वेतन को किया जाता है। मिश्रित आय होगा वो आय में शामिल किया जाएगा। किराया तो आय का ही साधन है, पेंशन भी आय का साधन है, लेकिन अवितरित लाभ जो होता है वह आय का साधन नहीं होता है। क्लियर? अवितरित लाभ जो होता है वह उत्पाद विधि का साधन होता है। अतः यह आपका आंसर छट जाएगा। आगे है, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो जल में कठोरता 2 प्रकार का होता है। जल में कठोरता 2 प्रकार का होता है। एक होता है अस्थाई और दूसरा होता है अस्थाई। 2 प्रकार की कठोरता होती है जल में, अस्थाई एवं अस्थाई।
तो अस्थाई कठोरता जो होती है वह उबालने पर कभी दूर नहीं हो सकता है, इसे अस्थाई कठोरता जल का कहा जाता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड तथा नाइट्रेट के लवण मौजूद होने से जो जल में कठोरता आती है उसे अस्थाई कठोरता के रूप में जाना जाता है। इस अस्थाई कठोरता को दूर करने की विधि क्या होती है भाई? तो दूर हम लोग परम्यूटेड विधि से करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? परम्यूटेड विधि के द्वारा किया जाता है। अब कहिएगा ये परम्यूटेड क्या होता है? तो सोडियम जियोलाइट को ही परम्यूटेड कहा जाता है। परम्यूटेड सोडियम जियोलाइट को परम्यूटेड कहा जाता है। इस विधि के द्वारा इसको दूर कर लिया जाता है। क्लियर? लेकिन इस अस्थाई कठोरता को दूर करने का सबसे अस्थाई कारक जो है वह होता है पोटेशियम क्लोराइड। उसमें जल में जब हम पोटेशियम क्लोराइड को मिला देंगे तो अस्थाई कठोरता आसानी से दूर हो जाएगी। अस्थाई कठोरता किसको कहेंगे? जब हम लोग कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के, दोनों में वही चीज है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के एक में होता है सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट मिल जाएगा तो अस्थाई कठोरता, जिसको कभी भी उबालने पर दूर नहीं किया जा सकता। और अस्थाई कठोरता उबालने पर दूर हो जाता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के मिले होने के कारण अस्थाई कठोरता हो जाती है। अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? तो पहला विधि है कि इसको उबाल दीजिए। इसको उबाल कर दूर कर सकते हैं हम अस्थाई कठोरता को। इसके अलावा जल में बुझा हुआ चूना या दूधिया चूना डाल देने से इसको आसानी से दूर किया जा सकता है। क्लियर है? चलते हैं, बढ़ते आगे। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या कर सकता है कंप्यूटर के लिए? तो वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार की चिंतन कर सकता है। आगे है विक्रेता बाजार कैसी स्थिति बताता है? विक्रेता बाजार का मतलब होता है कि ऐसा बाजार जो सिर्फ विक्रेता का हित में हो। यानी अगर कोई बाजार में अगर विक्रेता मात्र एगो है, क्लियर, और क्रेता बहुत सारा है, विक्रेता एक ही है लेकिन विक्रेता जो है एक है और क्रेता अनेक है, खरीदने वाला कई है, बेचने वाला एक ही दुकानदार है, तो ऐसे स्थिति में क्या हो सकता है कि प्रोडक्ट का डिमांड जो है वह बढ़ सकता है और इतना बढ़ सकता है कि जितना आपूर्ति भी नहीं इसके पास है। हो सकता है इसके पास 10 गो प्रोडक्ट है और खरीदने वाला 18 गो है, 20 गो है, और उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला 18 से 20 गो है, तो क्या हो सकता है? पूर्ति से ज्यादा डिमांड हो जाएगा। प्रोडक्शन उतना है नहीं लेकिन डिमांड उसका ज्यादा है, क्योंकि मार्केट जो है वो विक्रेता का मार्केट है। इसी को कहा जाता है विक्रेता का मार्केट। विक्रेता को वाहवाही है, विक्रेता जितना मन होगा उतना पैसा में उसको बेचेगा। डिमांड क्योंकि ज्यादा है, जिस वस्तु का डिमांड ज्यादा होता है, आपूर्ति कम होता है, वह वस्तु उतना ही ज्यादा महंगा होता है, अतः उसे कहा जाता है विक्रेता का बाजार। तो मांग पूर्ति से अधिक हो जाती है, उसे कहा जाता है विक्रेता का बाजार। और जब मांग पूर्ति से कम जाए, पूर्ति ही अधिक है और मांग कम जाए, तो उसे कहते हैं क्रेता का बाजार। क्लियर? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कलकत्ता से चेन्नई को आपस में जोड़ देती है? इसको शुरू से याद रखने के लिए कहेंगे दीपा, दीको, आगम, मुच्चे, कोच्चे, कोलम। फिर याद रखेंगे बड़का डीजेएम, बड़का डीजेएम। अब दी से दिल्ली, दिल्ली प्लस पालनपुर, दिल्ली पालनपुर बाघा बॉर्डर जिसको कहा जाता है, बाघा बॉर्डर तक फैला हुआ है, NH1 कहेंगे। इसको कहेंगे NH2, इसको NH3, इसको NH4। क्रम से है इसलिए याद रखेंगे ट्रिक से। NH5, NH6, NH7 और NH
8 तक याद रखेंगे। दीको से क्या हो गया, दिल्ली, दिल्ली और कोलकाता को आपस में जोड़ देता है कौन, तो NH2। आगम से याद रखेंगे आगरा, अम्मा से याद रखेंगे मुंबई, आगरा और मुंबई, क्लियर। मु से याद रखेंगे मुंबई और चे से याद रखेंगे चेन्नई। मुंबई और चेन्नई को आपस में जोड़ देता है NH4। को से याद रखेंगे कोलकाता, सॉरी कोचीन, कोलकाता, सॉरी कोलकाता, कोच्चे से कोलकाता याद रखेंगे। कोलकाता प्लस चेन्नई, कोलकाता प्लस चेन्नई जो है वो कोच्चे NH5 है। और एक फिर है कोलकाता और मा से मुंबई NH6 है। बा से याद रखेंगे वाराणसी, वाराणसी और का से कन्याकुमारी, क्लियर। और डी से दिल्ली, मु से मुंबई, बीच में जो यह DJ देख रहे हैं वह जयपुर होते हुए मुंबई आ जाती है, NH8 इसको जोड़ता है, क्लियर। तो आप इसमें छाट लीजिए कौन सा राजमार्ग कोलकाता से चेन्नई को जोड़ता है, तो देखिएगा कोलकाता और चेन्नई को कौन, NH5। आगे है, दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त दिशा में घूमते हैं, बाकी सभी दाहिनावर्त दिशा में घूमते हैं। वो ऊपर से शुरू से दूसरा और अंतिम से दूसरा, तो शुरू से दूसरा कौन है, बुध के बाद शुक्र है, और पीछे से वरुण के पहले अरुण है, यानी ऊपर से दूसरा और नीचे से भी दूसरा ग्रह दोनों जो है वह विपरीत दिशा में घूमता है, यानी वामावर्त दिशा में घूमता है, जिसके कारण से इन दोनों ग्रहों पर सूर्योदय जो होगा वो पश्चिम में होगा और सूर्यास्त पूरब में होता है, क्लियर। आगे सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है सौर मंडल का जन्मदाता। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को अभिनव तारा के नाम से भी जाना जाता है। विस्फोटी तारा को अभिनव तारा या इसी को सुपरनोवा, सुपरनोवा तारा के नाम से जाना जाता है, या सुपरनोवा के अलावा इसे कहेंगे श्वेत बौना तारा, व्हाइट ड्वार्फ स्टार, क्लियर। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो RBI के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। देखेंगे RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, 1935 ईस्वी को RBI की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में RBI की स्थापना किया गया था, क्लियर। और इसके पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ को बनाया गया था। बाद में जाके और इसी में पूछ देगा कौन सा अधिनियम था, तो 1934 ईस्वी के बैंकिंग अधिनियम के तहत हिल्टन यंग कमीशन का आयोजन किया गया था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके लिए प्रयास किया था, क्लियर। 1935 ईस्वी में मान्यता मिला हिल्टन यंग कमीशन का, और 1935 ईस्वी में 1934 ईस्वी में अधिनियम बना, 1935 ईस्वी में RBI की स्थापना हो गया। बाद में जाके 1 जनवरी 1949 ईस्वी में RBI का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी राष्ट्रीय मान्यता दे दिया गया, क्लियर है। बढ़े आगे, चलिए आगे देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। सूर्य कोई ग्रह नहीं है, सूर्य एक क्या है, तारा है, लेकिन इसे ग्रह माना जाता था। आगे है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है, तो एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। हाइड्रोजन का अगर परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन 71% सूर्य में है, जबकि हीलियम के परसेंटेज की अगर बात कर लेते हैं हम लोग तो वो
26%, 26.5% के लगभग में हीलियम की अधिकता पाई जाती है। क्लियर। और अन्य गैस में, अन्य में भी याद रखेंगे 2.5% अन्य गैसें पाई जाती है। आगे, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य का 3 भाग होता है। पहला को कहा जाता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल यानी इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में फोटोस्फीयर। क्लियर। दूसरा होता है वर्ण मंडल यानी क्रोमोस्फीयर। और तीसरा होता है किरीट या कोरोना या इसी को परिमंडल कहते हैं या किरीट कहते हैं। क्लियर। किरीट। अब देखेंगे प्रकाश मंडल जो होता है वह हमें जो दिखाई देने वाला भाग होता है वह प्रकाश मंडल होता है, और सूर्य के मध्य भाग में यही प्रकाश मंडल पाया जाता है। यहाँ का तापमान की अगर बात कर लेंगे, यहाँ के ताप की बात कर लेंगे तो औसत ताप 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान औसत तापमान इसका होता है। वर्णमंडल प्रकाश मंडल के भीतर वाला, सबसे अंदर वाला। प्रकाश मंडल जो होता है मध्य में होता है। सबसे बाहर दिखाई देने वाला जो ग्रहण के समय दिखाई देता है, ग्रहण के समय दिखाई देने वाला किरीट या कोरोना या परिमंडल होता है। परिमंडल का मतलब सबसे बाहर, परि जैसे ही नाम आ गया, परिमंडल यानी बाहर का मंडल परिमंडल कहलाता है, कोरोना कहलाता है। लेकिन यह ग्रहण के समय दिखाई देता है और इसका औसत तापमान जो होता है ना वो 27 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान इसका होता है परिमंडल का, और यह ग्रहण के समय दिखाई देता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि ग्रहण के समय डायरेक्ट सूरज को नहीं देखा जा सकता है क्योंकि वह रेटिना को खराब कर सकता है। तो वर्णमंडल जो होता है वह सबसे बाहर का मंडल होता है जिसे हम लोग क्रोमोस्फीयर के नाम से जानते हैं। क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। क्लियर। यहाँ का ताप की अगर बात करेंगे तो औसत ताप 32,400 डिग्री सेल्सियस तापमान वर्णमंडल का होता है, सबसे बाहर का होता है। क्लियर। तो प्रकाश मंडल जो होता है वह मध्य मंडल होता है। आगे है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के सबसे ऊपर का भाग क्या कहलाता है? तो इसमें ऑप्शन में तो आपका है नहीं कि ऊपर का भाग क्या कहलाता है। वो होता है परिमंडल। क्या होता है? परिमंडल, जो ग्रहण के समय दिखाई देता है। किरीट कहेंगे इसको, हिंदी में किरीट कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे कोरोना। क्लियर। यह होता है सबसे ऊपर का भाग जो ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। औसत तापमान कितना बताए? तो 27 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। आगे है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 अनुच्छेद 197 में इसकी चर्चा किया गया है कि कोई धन विधेयक को छोड़ के कोई भी साधारण प्रकार का विधेयक को विधान परिषद पहले 3 माह के लिए अपने पास लंबित रखेगा। पहले 3 माह तक, और 3 माह के पश्चात जब फिर से विधानसभा अगर उसको पारित कर दिया तो अगले 1 माह तक अपने पास विलंबित रख सकता है। यानी कुल मिलाकर कितना हो गया? 4 महीना तक अपने पास साधारण विधेयक को विधान परिषद रखे हुए रह सकता है। क्लियर। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ की मात्रा से एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। विषुवतीय प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो विषुवतीय प्रदेश में गर्म जलवायु पाई जाती है और आर्द्र जलवायु पाई जाती है विषुवतीय प्रदेश में या भूमध्य सागरीय प्रदेश में। जब वायु दाब मापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाए तो आंधी तूफान आने का संकेत होता है, और जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो इसके मतलब है धीरे धीरे नीचे गिरना का मतलब होता है कि वह वर्षा होने का सूचक होता है। क्लियर।
और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे पारा तो इसका मतलब होता है कि शांत मौसम होगा। ऊपर चढ़ेगा धीरे धीरे तो शांत मौसम होगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होगा, और एकदम नीचे गिर जाएगा तो आंधी तूफान आने का सूचक होता है, चक्रवात आने का सूचक होता है। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उप धातु कहा जाता है, सब मेटल कहा जाता है। क्लियर? आगे है, राज्य अपहरण की नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू किया गया था? सतारा। सतारा को कब लागू किया था? 1848 ईस्वी में। ये राज्य अपहरण की नीति कहने का मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इनका कार्यकाल 1848 से लेकर 56 तक रहा था, जिसके तहत सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत 1848 ईस्वी में सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। दूसरा राज्य जैतपुर और संभलपुर था। दूसरा क्या था? जैतपुर और संभलपुर। कब? 1849 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। बघाट को, इसके अलावा याद रखेंगे, बघाट हिमाचल प्रदेश का एक शहर था, बघाट को रियासत था। बघाट को 1850 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। उसके बाद उदयपुर, कहां? एमपी का रियासत था उदयपुर, 1852 ईस्वी को मिलाया गया था अंग्रेजी राज्य में। झांसी, उसके बाद झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में, और सबसे अंतिम राज्य जो था, अंतिम भी पूछता है, अंतिम राज्य अवध था। अंतिम राज्य अवध था। अवध को कब मिलाया? तो 1856 ईस्वी में, कुशासन का आरोप लगा के कि शासन ठीक से कर ही नहीं रहा है, तो कुशासन का आरोप लगा के अंतिम राज्य अवध था, जिस पर कुशासन का आरोप लगा के अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। क्लियर? बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके कार्यकाल में समाप्त हुआ? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में इसे समाप्त कर दिया गया। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होती है? वैसे धातु जो होता है ना वो विद्युत का सुचालक होता है। धातु का गुण होता है विद्युत का सुचालक होना, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है। लेकिन ऐसा धातु भी है जो कुचालक होता है, सुचालक ना होके वह कुचालक होता है, वह लेड होता है, सीसा होता है। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण किसने शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीकी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, जिन्होंने पहली बार कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किया था। कहां किया था? केप टाउन में। याद रखेंगे, केप टाउन में। अगर उस हॉस्पिटल का भी नाम याद रखना है तो वो भी याद रखेंगे, ग्रुट शूर, ग्रुट शूर नामक हॉस्पिटल, ग्रुट शूर नामक हॉस्पिटल का नाम था। और किसके हृदय में प्रत्यारोपण, शरीर में प्रत्यारोपण किया गया था? डेनिस डार्वेल नामक एक महिला थी। लिख देते हैं, डेनिस डार्वेल नामक महिला जो कितनी वर्ष की थी? 25 ईयर की थी। और इसके हृदय को लेविस वांशिक जो 53 वर्ष की थी को प्रत्यारोपित किया गया था, प्रत्यारोपित किया गया। क्लियर? आगे देखते हैं, इसमें कौन एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो उपहार कर प्रत्यक्ष है, व्यय कर प्रत्यक्ष है, भू राजस्व कर राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर, निगम कर, ब्याज कर, यह सभी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। लेकिन सेवा कर जो होता है वह केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वह स्थान कौन सा है जहां खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण हो जाता है? वह ज्वार नद मुख, जिसे हम लोग एस्च्यूरी कहते हैं।
एस्च्यूरी, जिसे एस्च्यूरी कहा जाता है। एस्च्यूरी यानी ज्वार नदमुख के नाम से जाना जाता है। यहाँ खारा जल और स्वच्छ जल आके समुद्र में जब गिरता है, नदियों का पानी जब समुद्र में डायरेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, तो जहां गिरता है वहां के मिट्टी को उठाकर और स्वयं उसका स्थान ले लेता है। इसी भाग को ज्वार नदमुख यानी एस्ट्रॉयड कहा, एस्च्यूरी के नाम से जाना जाता है, यानी ज्वार नदमुख के नाम से जाना जाता है। तो खारा जल है और मीठा जल नीचे में, दोनों आपस में मिल जाता है, उसे ज्वार नदमुख के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो यह 50 क्वेश्चन का धारा प्रवाह जो टेस्ट सीरीज था वो समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि आप इसको स्किप करके ना देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर किया कीजिएगा, लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा। और इसी के साथ सेवा को देते हैं विराम। फिर मिलेंगे अगले किसी टेस्ट में, अगले केसरिया कंपटीशन के किसी भी अन्य टेस्ट में। तब तक के लिए आप अपने तैयारी को बरकरार रखिए, टेस्ट सीरीज हमेशा मारिए और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन देखने का प्रयास कीजिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपनों से बड़ों का सम्मान कीजिए। ध्यान रखिए कि अपने माता पिता का सम्मान निश्चित तौर पर कीजिए।